नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए मुद्दे को लेकर। और वो आम मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा एक इतिहास है और वो इतिहास के प्रणेता हैं आज हमारे साथ, और वो सीधे लंदन से हैं। उनका नाम है ऋषि अतुल राजपोपट। उन्होंने वो इतिहास बनाया है जो 2500 सालों से किसी ने नहीं बनाया। बल्कि यूं कहना कि प्रयास तो कई हुए लेकिन प्रयास विफल हुए। लेकिन एक 27 वर्ष का युवक अपने पीएचडी के द्वारा उन्होंने साबित कर दिया है कि पाणिनि का अष्टाध्यायी क्या है। बेहतर यह होगा कि मैं उन्हीं से पूछता हूं कि यह है क्या। ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बधाई है। आपने एक इतिहास रचा है और आपके ट्विटर अकाउंट में कैम्ब्रिज में लिखा गया है यूरेका मोमेंट। सामान्य भाषा में हम जानना चाहेंगे कि ऋषि ने एक यूरेका मोमेंट क्या बनाया, आज भारत के लोगों को बताइए आप। बिल्कुल। तो पाणिनि ने 4000 सूत्र लिखे हैं और वो व्याकरण कहलाता है अष्टाध्यायी। ये तकरीबन 500 बीसी की बात है, 500 बीसी में उन्होंने ये व्याकरण लिखा। अब ये व्याकरण, हमारा ये मानना है कि एक बिल्कुल एक मशीन की तरह चलता है ये व्याकरण, क्योंकि इसमें क्या है, हम सूत्रों का प्रयोग करके कोई भी संस्कृत का शब्द हो या वाक्य हो उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं और वो बड़ी प्रक्रियागत ये पद्धति है। तो इसमें हम, जैसे कि उदाहरणार्थ हमें दर्शित या दर्शिता शब्द को तैयार करना है, तो उसके लिए हम दृश्य लेंगे और उसमें त लगा देंगे, फिर उसमें थोड़ी सी ध्वनियों के परिवर्तन होंगे और फिर दृश्य और त बन जाएगा दर्शित। तो उसमें थोड़े से स्टेप्स लग जाएंगे और हर स्टेप पर हम लोग एक सूत्र लगाएंगे। तो इस प्रकार उनकी सिस्टम से जो है कोई भी संस्कृत का शब्द जो है हम तैयार कर सकते हैं। एक मानो व्याकरण की मशीन के समान है एकदम। और ये इतनी अद्भुत चीज है कि और कोई जो है इतिहास में इस प्रकार का मशीनी व्याकरण, तकनीकी व्याकरण तैयार नहीं कर पाया आज तक। तो ये अद्वितीय उनकी सिद्धि रही मुनि पाणिनि की। अब होता क्या है कि कई बार जो है एक ही स्टेप पे जो है इस प्रक्रिया के दो सूत्र इकट्ठे एप्लीकेबल होते हैं, इकट्ठे लग सकते हैं, पर हमें उनमें से एक चुनना है। और वो एक कौन सा चुनना है वो भी हमें पाणिनि ने बिल्कुल ठीक से सिखाया है। पर हुआ क्या कि जो सबसे पहले कमेंट्री जो सबसे पहली उनके व्याकरण पे लिखी गई, उन्होंने इस एक सूत्र को गलत समझा, जिसकी वजह से अब प्रक्रिया के अंत में बहुत सारे गलत जवाब हमें मिलने लगे, जैसे कि दर्शित के बदले उदाहरणार्थ दृशित वगैरह वगैरह। तो ये तो बड़ी एक समस्या हो गई। अब इसको सुलझाने के लिए जो है जो परंपरा में अनेक विद्वान रहे, उन्होंने और भी ज्यादा सूत्र तैयार किए जिससे ये मामला सुलझ पाए। बट सुलझने के बजाय ये और ही उलझ गया मामला। और इस मामले को सुलझाने के लिए मैं पहुंचा कैम्ब्रिज अपनी पीएचडी शुरू करने के लिए। अब मामूली बात तो थी नहीं, पर मुझे इस विषय में इतनी रुचि आ गई थी कि मैंने सोचा कि अब पीएचडी यदि करनी है या जीवन में कुछ भी करना है तो यही करना है, तो इसी पे शोध करनी है। तो ये मैंने निर्णय ले ही लिया था। तो कैम्ब्रिज में पहुंचते ही मैं इस प्रॉब्लम पे लग पड़ा। अब 9 महीने चले गए, 9 महीने बीत गए और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। अब मुझ पे दबाव बढ़ रहा था, मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। पर वो गर्मियों का समय आ गया, 9 महीने बीत गए, गर्मियों का समय आ गया। मैंने सोचा कि काम तो वैसे कुछ ठीक से हो नहीं रहा है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, तो क्यों ना गर्मियों का ही मजा लिया जाए। तो मैं स्विमिंग चला जाता था, खाना बनाता था, दोस्तों से मिलता था, ध्यान करता था, प्रभु से प्रार्थना करता था। जिन चीजों में मुझे आनंद आता है वो मैं चीजें सारी करता था, पर रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी नहीं करता था। शोध कार्य को मैंने एकदम दरकिनार करके रख दिया। किताबें पढ़ता था तो भी नवल कथा वगैरह वगैरह, पर काम से संबंधित कुछ भी नहीं। फिर मैंने सोचा 1 महीने के बाद अब वापस तो जाना होगा, वरना तो बाहर निकाल देंगे हमें। तो मैं 1 महीने के बाद वापस जरूर गया। मन तो नहीं था पर जाना पड़ा। और अंदर जाते ही टेबल पे बड़ी सारी मेरी किताबें रखी हुई थी और उन किताबों में मैंने अपने हाथों से चीजें लिखी हुई थी, जैसे कि ये सारी प्रक्रियाएं मैंने की हुई थी, क्योंकि मैं पैटर्न्स ढूंढ रहा था इनमें। सबसे पहली किताब खोली, थोड़े से पन्ने उलट पुलट किए और मिनटों में वो जो सारे पन्नों पे जो प्रक्रियाएं लिखी हुई थी
उनमें मुझे एक पैटर्न उभरता हुआ नजर आ गया। और उन चंद मिनटों में मुझे ये भी एहसास हो गया कि जिस सवाल की तलाश में था, उसका सबसे अहम जो हिस्सा है, वो जवाब मुझे हासिल हो गया है। तो मैं बहुत खुश हुआ। अब फिर मेरे दिमाग में ये भी तय हो गया कि चलो पीएचडी तो ठीक से हो ही जाएगी, तब पास तो हो ही जाएंगे, पर साथ ही एक बहुत ही ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझा भी लूंगा मैं जी। इस बहुत बड़ी डिस्कवरी के कारण। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बड़ी गुत्थी को आपने सुलझा दिया है और इससे आने वाले समय में बहुतों को पता चलेगा कि पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का अर्थ क्या है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप इको पढ़ रहे थे और ये पाणिनि पढ़ने लगे, एक ऐसे अनसुलझे सवाल को आपने सुलझाया है जो इतिहास में ये रचित हो गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस ओर ऐसा कौन व्यक्ति थे जो आपको पाणिनि पर ही या स्वतः आपके हृदय में आया कि क्यों नहीं इस पर कुछ किया जाए? तो जब मैं स्कूल में था तब संस्कृत की पढ़ाई की। स्कूल में क्योंकि संस्कृत में पूरे पूरे नंबर मिल सकते थे और दूसरी भाषाओं में नहीं मिल सकते थे, तो मम्मी पापा ने बोला संस्कृत ले लो, और स्कूल में मुझे संस्कृत के क्लास में डाल दिया। तो मैंने संस्कृत पढ़ी, और स्कूल के दरमियान जो मेरे संस्कृत टीचर थे, अब हम अपने उनके घर जाते थे पढ़ने, और बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया। तो मेरी रुचि काफी बढ़ गई संस्कृत में, और नंबर भी अच्छे आते थे, मजा भी आता था। तो फिर पर 12वीं तक संस्कृत की, उसके बाद सोचा कि अब तो ऐसी कोई डिग्री हासिल करनी होगी जिससे बाद में नौकरी मिल सके। तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स चुना। वैसे भी मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स जैसा कुछ किया जाए। तो पर 12वीं के अंत में मैं एक बार नवरात्रि के पंडल में गया था, और वहां पे मुझे हम लोग जब नाच रहे थे तब हमारा बड़े सारे दोस्त वगैरह आए हुए थे, और एक दोस्त ने कहा कि मैं ये नए क्लास में जा रहा हूँ, पाणिनि का व्याकरण सिखा रहे हैं, ये एक जो है रिटायर्ड प्रोफेसर है। और मुझे पता चला कि वो मेरे घर के बहुत करीब रहते हैं, और वो निःशुल्क वो ये पाणिनि व्याकरण का ज्ञान दे रहे थे विद्यार्थियों को। तो मैं उनके घर पहुंच गया और मैंने शुरुआत कर दी ये सीखने की, बस रुचिवश, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा ये सब नहीं सोचा। बस मुझे लगा कि ये बड़ी रोचक चीज है, 4000 सूत्र मशीन के जैसे चलता है, तो इसको तो पढ़ना चाहिए। और 3 साल का जो मेरा अंडर ग्रेजुएट का सफर रहा, कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ता था, पर कॉलेज के बाहर मैं मेरे ये जो गुरु हैं उनके साथ में पाणिनि का व्याकरण पढ़ता था। और दूसरे साल के अंत में या तीसरे साल के की शुरुआत में मुझे ये एहसास हो गया कि अब इकोनॉमिक्स का हाथ हमें छोड़ना होगा और संस्कृत का हाथ एकदम अच्छे से पकड़ना होगा। तो फिर मास्टर्स के साथ ही मैंने फिर पूरा अपना समय पाणिनि के व्याकरण को देने की शुरुआत की। जी, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये होता है कि हमारे आपके जो इतिहास हैं या संस्कृति है या सभ्यता है, हजारों ऐसी पुस्तकें हैं जिसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता, क्योंकि कभी भी उसको प्रायोरिटी में रखा नहीं गया। उसके लिए मैं किसी एक सरकार या किसी को दोष नहीं देना चाहते। अनेक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, जो यहाँ पर संस्कृत कहते हैं हम कि कुल मिला के 25-30 हजार जो लोग हैं भारत में वो संस्कृत बोलते हैं अच्छी तरह से। ये मैंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन इसका ऑथेंटिक डेटा के बारे में हम कंफर्म स्वयं नहीं है। तो मेरा अब ये कहना यह है कि आपने एक जो ऐसा कार्य किया है, अब आपकी ओर लाखों लोग देखेंगे या देख रहे होंगे कि ऋषि का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा। अभी खैर मैं पाणिनि पे और काम करना चाहता हूँ, पाणिनि के व्याकरण पे। और मुझे खैर दूसरे कुछ विषय जरूर है जिनमें रुचि है, पर मुझे लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना चीज होगी मेरी तरफ से ये कहना कि मुझे अब इस विषय में कुछ आगे करना है, जब तक मैंने तय नहीं कर लिया है कि उसमें मैं कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं पाणिनि को आगे पढ़ना चाहता हूँ। साथ ही मैं बड़ा जनरली आपको बता सकता हूँ कि भारत की जो भाषाएं हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, उड़िया, ये सारी भाषाएं संस्कृत की बेटियां हैं। तो संस्कृत से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से पुरानी हिंदी, पुरानी मराठी, पुरानी गुजराती आई, और फिर उनसे जन्म हुआ आज जो मराठी, हिंदी, गुजराती इत्यादि हम बोलते हैं उनका। तो ये सफर कैसे तय किया है
हमारे इस क्षेत्र की भाषाओं ने, इसमें मुझे बहुत रुचि है, तो इसमें मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा आगे। और साथ ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज़ जो है अ जैसे कि ग्रीक हो गई, लैटिन हो गई, संस्कृत, जो सारी पुरातन इंडो यूरोपियन है, जिसको हम ओल्ड इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहते हैं, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे की बहनें हैं, आप कह सकते हैं। तो इनके बीच में संबंध क्या है और कैसे ये एक दूसरे से जुदा हुई, इस विषय में भी मुझे बहुत रुचि है। तो उदाहरणार्थ अभी मैं प्राचीन ग्रीक भी सीख रहा हूँ और आगे जाके लैटिन और वेस्टर्न सीखने का भी इरादा है। तो ईश्वर की कृपा रही तो वो भी मैं सीखूंगा और उस क्षेत्र में भी मैं कुछ काम कर पाऊंगा, बट उससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। जी। तो मेरा अगला प्रश्न क्या होगा, जिसको मैं, या अगली गुत्थी क्या होगी, ये मैं अभी नहीं बता सकते। आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जो संस्कृत भाषा के जो छात्र हैं या विशेषज्ञ हैं या जो सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उनको आप अपना एक लाइन का मैसेज क्या देना चाहेंगे अपनी उपलब्धि के बारे में कि ये हमने कर दिया है, अब इसको मिल के आगे बढ़ाएं जिससे इस भाषा का और विकास हो? मैं यही कहूंगा कि आप कृपया मेरी थीसिस पढ़ें और चले हम साथ मिलकर, क्योंकि हमारे पास अब ये एल्गोरिथम है जिससे ये पाणिनि की मशीन कैसे चलती है हमें ठीक से समझ में आ गया है। इकट्ठा हम लोग ये चीज कंप्यूटर को, संगणक को सिखाए। मेरा ख्याल है कि यही हमारा अगला स्टेप होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने इतिहास तो रचा ही है और हम सबको गौरवान्वित किया है कि जो हजारों साल से रुका हुआ एक गुत्थी था उसको आपने सुलझाया है। और मैं हार्दिक शुभकामना रखता हूं आपके लिए कि आगे जो हजारों हजार हमारे ग्रंथ हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं उसको भी सुलझाने का अब प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।